यकीन मानिए अमेरिका के इतिहास में यह वीडियो अब एक तरीके से एम्बॉस्ड हो गया और अब इसको सालों साल रेफर किया जाएगा। फिक्र आपकी में शुरुआत उस जानलेवा हमले से कर रहे हैं जिसका जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है, जिसका अभी अभी आपने एक छोटा सा ट्रेलर देखा है। पिछले 48 घंटे से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला ट्रेंड कर रहा है। शनिवार को एक रैली के दौरान उन्हें टारगेट करके फायरिंग की गई, लेकिन सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप वापस रैली में चले जाते हैं। इसके बाद से पूरी दुनिया में इस घटना को लेकर अलग अलग थ्योरीज चल रही हैं। खुद पर गोली चलवाने से लेकर राष्ट्रपति चुनाव जीतने की प्लानिंग तक की बातें सामने आ रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ट्रंप को मारने की साजिश रची गई थी। सीक्रेट सर्विस पर भी उंगलियां उठ रही हैं, जो कि अमेरिका के सबसे लीडिंग न्यूज़पेपर्स ने उठाई हैं। कुछ लोग इसे इत्तेफाक बताकर डिवाइन पावर का भ्रम फैला रहे हैं। अगर यह इत्तेफाक है तो यकीनन बुलेट प्रूफ इत्तेफाक है, लेकिन आज हमारे इस शो में फिक्र का फोकस सिर्फ थ्योरी नहीं है, अमेरिकी मीडिया पर भी सवाल है। दूसरे देशों के मामले में मुखर रहने वाला, तथ्य और सबूत पेश करके शेरों की तरह दहाड़ने वाला अमेरिकी मीडिया अपने ही देश के इतने बड़े मामले में हेडलाइन मैनेजमेंट करने वाली भीगी बिल्ली कैसे बन गया है। उन हेडलाइंस की आलोचना पूरी दुनिया में हो रही है और इस आलोचना के बाद कुछ अमेरिकी मीडिया हाउसेस ने अपनी रिपोर्टिंग की लाइन लेंथ ठीक भी की है। आपको ट्रंप केस में चीन की व्यापार वाली मौका परस्ती भी देखनी चाहिए। चीन ने बाकायदा ट्रंप की मुट्ठी बांधे हुए तस्वीरें जारी कर दी हैं, उसकी टी शर्ट बनाकर लॉन्च कर दी है। कीमत ₹450 है। सवाल अमेरिका के गन कल्चर पर भी है। बोया पेड़ बंदूक का तो शांति कहां से होए। दुनिया भर में नए नए युद्ध शुरू कराकर हथियार बेचने वाले अमेरिका में ट्रंप भले ही शूटर की गोली से बच गए हों, लेकिन टॉफी, बिस्कुट, कैंडी की तरह किराने की दुकानों पर बंदूक और गोली बेचने वाले अमेरिका का गन कल्चर अब उसके लिए ही भस्मासुर बन चुका है। ट्रंप पर फायरिंग हुई है। हमला 20 साल के शूटर थॉमस क्रुक्स ने किया है। सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने उसे मार दिया हमला करने के बाद। ध्यान दीजिएगा, हमला करने के बाद FBI ने इस घटना को लोन वुल्फ अटैक करार दिया है। ये बातें तो पूरी दुनिया जानती है, आपने भी सुनी होंगी, लेकिन ट्रंप पर चली गोली का हमने फ्रेम दर फ्रेम अध्ययन किया। ट्रंप पर चली गोली के रास्ते का विश्लेषण करते वक्त हमें क्या पता चला, अब आपको वो देखना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात क्या है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट पर अगर गोली चलती है और उसकी पूरी थ्योरीज मेल खाती हैं जो जॉन एफ कैनेडी के ऊपर अटैक हुआ था 60 के दशक में, तो फिर सोचने वाली बात होगी कि अमेरिका कितना आगे बढ़ा है। ट्रंप पेंसिल्वेनिया के बटलर में खुले मैदान में रैली को संबोधित कर रहे थे। वो पेंसिल्वेनिया जहां पर जो बाइडेन की अभी लीड है, मतलब वो बड़ी बड़ी इमारतों और कंक्रीट के जंगलों वाली जगह नहीं थी, यहां वो शूटर का आसान शिकार थे। ट्रंप जिस मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे, वहां पास में सिर्फ एक इमारत थी जो ट्रंप के ठीक पीछे थी। यहीं सीक्रेट सर्विस के 2 शूटर सुरक्षा में तैनात थे। ट्रंप के दाहिने तरफ करीब 150 मीटर की दूरी पर एक कम ऊंचाई वाली इमारत थी। इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से देखिएगा, शूटर थॉमस क्रुक्स रेंगते हुए इस इमारत की छत पे चढ़ गया, जैसा कि एक स्नाइपर को ट्रेन किया जाता है। और यकीन मानिए 150 मीटर की दूरी, 150 मीटर की दूरी किसी भी शार्प शूटर के लिए, शॉट लेने के लिए, यह बता देती है कि वो एक बहुत वेल ट्रेन शार्प शूटर है। उसने मात्र 150 मीटर की दूरी से ट्रंप पर फायरिंग की थी। यानी ट्रंप की सुरक्षा में भारी चूक हुई है। यह खामी किस किस स्तर पर हुई है, आज हम आपको यह भी दिखाएंगे, एक एक करके बताएंगे। देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस पूरे मामले में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हेडशॉट लिया गया था। हेडशॉट, वो बचे, इस तरफ मुड़े और वो कान को ब्रश करके निकल गई। दूसरा विंड स्पीड, 150 मीटर की दूरी। यकीन मानिए 150 मीटर देखने में, सुनने में बड़ा हल्का लगता है, छोटा लगता है, लेकिन 150 मीटर से अगर कोई स्नाइपर शॉट लिया जा रहा है और वो भी हेड शॉट के लिए, तो इसका मतलब वो बहुत शार्प शूटर रहा होगा कोई। हम आपको ट्रंप पर हमले की पहली थ्योरी के बारे में बताते हैं। अब तक दुनिया यही जानती थी कि ट्रंप को टारगेट करने वाला सिर्फ एक शूटर था, जबकि 48 घंटे बाद गोली चलाने की ऑडियो फॉरेंसिक रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अब एक एक चीज देखिएगा, उसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट देने वाला है। पेंसिल्वेनिया के बटलर में रैली स्थल के पास शूटर एक नहीं बल्कि 3 थे और ट्रंप पर 3 गन से हमला हुआ था।
एक गन से चली थी 3 गोलियां, दूसरी गन से चली थी 5 गोलियां और तीसरे हथियार से ट्रंप को टारगेट करने की कोशिश हुई थी। सवाल यह है कि 20 साल के थॉमस कुक नाम के एक शूटर को मार गिराया गया। बाकी के 2 शूटर्स कौन थे, वो कहां हैं, किस लोकेशन से फायरिंग कर रहे थे, उनके बारे में सीक्रेट सर्विस या एफबीआई को कोई जानकारी है भी या नहीं। इंटरेस्टिंग बात क्या है इस थ्योरी में, और इस पे जरा ध्यान दीजिएगा, यही रखिएगा अभी आप। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रंप के ऊपर जो गोली चली थी वो एक स्नाइपर शॉट था। थॉमस कुक जिसको मारा गया उसके पास एक मशीन गन थी, यानी शॉट उसने नहीं लिया गया, तो मारा उसको गया है जिसने शायद शॉट नहीं लिया है, शायद, लेकिन वो था उस मॉडस ऑपरेंडी में। ऐसा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कहता है अमेरिका से जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं। तो जो शार्प शूटर था वो कहां गया, है कि नहीं इंटरेस्टिंग। दूसरी थ्योरी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें सीक्रेट सर्विस पर सवाल सीधे तौर पर उठ रहे हैं। चश्मदीदों के ऐसे कई वीडियो वायरल हैं जिसमें वो साफ साफ बता रहे हैं कि उन्होंने हमलावर को बिल्डिंग पर रेंगते हुए देखा। उसकी जानकारी ट्रंप की सुरक्षा में तैनात स्थानीय पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने तुरंत कदम नहीं उठाया। हम आपको वर्ल्ड वाइड वायरल बयान सुनाएंगे, उससे पहले देखिए कि अब तक हुई जांच से कौन कौन सा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। चश्मदीदों की तरफ से पुलिस को बताने के बाद एक टीम हमलावर के पास तक गई थी। यह है वो स्नाइपर जिसको मार दिया गया, और वो है सीक्रेट सर्विस के वो स्नाइपर जिन्होंने गोली मारी है। इसके पास एक टीम गई थी, लेकिन शूटर थॉमस कुक ने पुलिस पर भी बंदूकें तान दी। पुलिस डरकर पीछे हट गई। पुलिस डरकर, उसने तुरंत सीक्रेट सर्विस को सूचना दी। यानी इसका मतलब है कि पुलिस ने टाइम लिया रिएक्ट करने में। पुलिस ने अपनी गन नहीं निकाली। क्यों नहीं निकाली? अमेरिका में तो बात बात पे पुलिस बंदूक निकाल के शूट कर देती है अगर किसी के पास बंदूक हो, लेकिन सीक्रेट सर्विस ने इस पर रिएक्ट नहीं किया। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि हमलावर जब रैली स्थल पर लगे मेटल डिटेक्टर को क्रॉस कर रहा था, सुरक्षा कर्मियों को उसी वक्त उस पर शक हुआ था। तब भी सुरक्षा कर्मियों ने उसकी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी सीक्रेट सर्विस को दी थी, लेकिन वहां भी सीक्रेट सर्विस ने इनपुट की अनदेखी की। सीक्रेट सर्विस ने इतना सीक्रेटिवली क्यों रखा इस शूटर के डिटेल्स को? अब एक वीडियो देखिए। सीक्रेट सर्विस के 2 स्नाइपर्स का यह वीडियो पूरी दुनिया में बहस का विषय बन चुका है, मुद्दा बन चुका है। बाइडेन प्रशासन की ओर से शूटर को मार गिराने वाले स्नाइपर्स की प्रशंसा की जा रही है, तो दूसरी तरफ आलोचक स्नाइपर्स की तरफ से हुई देरी पर सवाल उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप की दाहिनी तरफ वाली बिल्डिंग की छत पर तैनात सीक्रेट सर्विस के 2 शूटर्स ने हमलावर को देख लिया और 42 सेकंड पहले ही टारगेट को लॉक कर दिया, लेकिन उन्होंने रिएक्ट तब किया जब शूटर ने पहली गोली चला दी। इसका मतलब क्या है? शूटर और जो सीक्रेट सर्विस के लोग थे, उन दोनों के बीच में पब्लिक तो नहीं आ सकती। जब टारगेट लॉक कर दिया गया है तो फिर उसको मारा क्यों नहीं? जब उसके हाथ में गन है और वो गन इस पोजीशन में है कि वो किसी को वो पॉइंट कर रही होगी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, जाहिर तौर पर ट्रंप की तरफ पॉइंट कर रही होगी, तभी उसने गोली चलाई। इस तरफ तो मारेगी नहीं। सोचिए आप, 42 सेकंड की देरी क्यों हुई? किसी पर हमला होने और उसकी जान बचाने के संदर्भ में 42 सेकंड बहुत होते हैं। हालांकि सीक्रेट सर्विस के इन दोनों स्नाइपर्स में से एक जोनाथन विलियस ने नाम के स्नाइपर का सनसनीखेज दावा यह है कि उन्होंने गोली चलाने से 3 मिनट पहले ही हमलावर पर नजर बना ली थी। वो उसे शूट करने की परमिशन मांग रहे थे। सीक्रेट सर्विस कब से परमिशन मांगने लग गई? लेकिन सीक्रेट सर्विस चीफ ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया, यानी उन्हें ऊपर से ही इजाजत नहीं मिली। ट्रंप पर फायरिंग की घटना कई थ्योरीज के इर्द गिर्द सिमटी है। तीसरी थ्योरी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। इस थ्योरी को लेकर सवाल यह उठ रहा है कि क्या ट्रंप ने खुद अपने ऊपर हमले की साजिश रची? क्या अपने ऊपर गोली चलवाना ट्रंप के चुनावी स्टंट है? यह सवाल इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो हमेशा सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। चुनावी रैलियों के दौरान भी वो लोगों से कनेक्ट करने के लिए वो स्टेज पर डांस मूव करते हैं, जो बाइडेन को मिमिक करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो लाइमलाइट में रहे। हालांकि वो खुद रियलिटी टीवी शो के स्टार भी रह चुके हैं बाय द वे। ऐसे में अमेरिका में कुछ लोग फायरिंग की घटना को भी उनका चुनावी स्टंट से जोड़कर देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक शूटर ने जो गोली चलाई वो उनके कान को छूकर निकल गई, जिससे कान से खून निकल आया। हालांकि अमेरिकी वेबसाइट न्यूज मैक्स का दावा है इससे उलट। न्यूज मैक्स के मुताबिक ट्रंप के कान पर खून गोली लगने से नहीं निकला, बल्कि गोली लगने से टेलीप्रॉम्प्टर का शीशा टूटा जो कान पर जाकर लगा और खून निकलना। इसमें एक और थ्योरी है। वो थ्योरी यह है कि ट्रंप का लास्ट मोमेंट पर मुड़ना नंबर 1 और विंड स्पीड, ये 2 फैक्टर्स थे जिससे कि गोली उनके सिर पे नहीं लगी, बल्कि उनके पीछे जो पब्लिक मौजूद थी उसमें से किसी एक के सिर पे लगी।
इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमलावर ने असॉल्ट राइफल AR-15 से हमला किया। इस गन से ट्रंप पर पहली बार में 3 राउंड फायर किए गए। इनमें से एक बुलेट ट्रंप के कान को छूकर निकल गई। सवाल यह है कि असॉल्ट राइफल की जगह एकदम सटीक निशाने पर लगने वाली स्नाइपर गन से हमला क्यों नहीं किया गया, जबकि हमलावर के पास स्नाइपर गन थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर 3 शूटर थे तो एक ने असॉल्ट राइफल चलाई। हो सकता है वो एक डिस्ट्रैक्शन हो, भीड़ को तितर बितर करने के लिए, जिससे कि उनको एक क्लियर शॉट मिले डोनाल्ड ट्रंप का, और शायद वो अटेम्प्ट किया गया जो कि कान से छू के निकल गया। थ्योरी से इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है अभी। इस थ्योरी के बाद सवाल उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में सहानुभूति लेने के लिए खुद पर हमला करवाया? क्या अमेरिकी एक्सपर्ट्स और सोशल मीडिया यूजर्स यही मान रहे हैं और इसे ट्रंप का चुनावी खेल बता रहे हैं? वैसे हमले के बाद ट्रंप का मुट्ठी बांधकर बोलने वाला जो अंदाज है वो भी विक्टिम कार्ड से विक्ट्री पाने वाला लग रहा है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रंप की पर्सनालिटी को लेकर, ये हालांकि शूटर है, ये उस शूटर का वीडियो है जिसने भर भर के कोसा है ट्रंप को और खुद को रिपब्लिकन बताया है एक जमाने में। हालांकि ट्रंप की पर्सनालिटी का एक ट्रेट ये है, मैं चाहूंगा जरा दिखाएं ट्रंप को, वो ये है कि ट्रंप जब भी मात खाते हैं वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं वो बहुत मजबूत है, चाहे उनकी बैंक्रप्सी का केस हो या फिर जो कैपिटल हिल में हुआ था उसके बाद। आप नोट करें, ट्रंप ने कभी नहीं कहा कि वो झुक गए, उनकी गलती थी या फिर कुछ भी ऐसा। और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं दैट ही विल सर्वाइव। वो उनका एक पर्सनालिटी ट्रेट है, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं। हमले को डोनाल्ड ट्रंप की साजिश कुछ लोग मान रहे हैं। शूटर्स की पहचान का हवाला दे रहे हैं। शूटर थॉमस क्रुक्स को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक वो ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का रजिस्टर्ड वोटर है। वो नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार वोटिंग करने वाला था। चौथी थ्योरी एक चार्ट और ट्रंप के सिर झुकाने से जुड़ी है। अगर ट्रंप मिली सेकेंड्स के लिए सिर नहीं झुकाते तो गोली उनके सिर के आर पार होकर निकल जाती है। डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला करने वाले शूटर की कैलकुलेशन एकदम सटीक थी। टारगेट था ट्रंप का सिर, लेकिन आखिरी पलों में कुछ ऐसा हुआ जिससे गोली सिर्फ कान को छूकर निकल गई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने बताया कि आखिरी मिली सेकेंड्स में अगर उन्होंने सिर नहीं झुकाया होता तो उनकी जान चली गई होती। हमले वाली फुटेज को स्लो मोशन से देखने पर पता चलता है कि गोली चलने से कुछ क्षण पहले ही ट्रंप ने अपना सर हिलाया था। ऐसा भी हो सकता है कि गोली उनके सिर के पीछे के हिस्से में लगती जिससे उनकी जान जा सकती थी। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि अगर हेडशॉट लिया है किसी स्नाइपर ने तो वो वेल ट्रेन्ड स्नाइपर है। और यकीन मानिए अमेरिका में इस बात की चर्चा है, हेडशॉट 150 मीटर की दूरी से लेने वाला स्नाइपर कोई एक्स वॉर वेटरन है, ऐसा कहा जा रहा है। अब यहां यह जानना भी दिलचस्प है कि ट्रंप ने सिर क्यों झुकाया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पूर्व डायरेक्टर रॉनी जैक्सन को बताया कि उन्होंने रैली में बड़े स्क्रीन पर लगे अवैध इमिग्रेशन के आंकड़ों वाले चार्ट को देखने के लिए सिर घुमाया था। अगर चार्ट की ओर इशारा नहीं किया होता तो उसे देखने के लिए अपना सिर नहीं घुमाया होता तो वो गोली सीधे मेरे सिर में लग जाती। 2 चीजों ने ट्रंप की जान बचाने में मदद की। पहला, हवा की रफ्तार, विंड स्पीड, जो हमने आपको बताया। दूसरा, जिसने बुलेट की दिशा बदल दी। और दूसरा, आखिरी क्षणों में ट्रंप का मुड़ना जिससे गोली उनके कान को छू कर निकली और पीछे खड़े व्यक्ति को लगी जिसकी उसकी मौत हो गई। हालांकि उन क्षणों में भी ट्रंप भर भर के बाइडेन को कोस रहे थे। अगर आप वो ऑडियो सुने, एक बात जो गौर करने वाली वो ये है कि जिस शूटर ने ट्रंप पर गोली चलाई वो हाईली ट्रेन्ड स्किल स्नाइपर था, क्योंकि उसने हेडशॉट लिया था। हेडशॉट अक्सर ट्रेन्ड स्नाइपर्स ही लेते हैं, वरना वो चेस्ट पर टारगेट करते हैं। सवाल यह भी है कि जब पूरा पोडियम वाला इलाका सिक्योरिटी की तरफ से सैनिटाइज था, उस बिल्डिंग की जांच क्यों नहीं की गई जिस पर यह शूटर मौजूद था। थ्योरी नंबर 5 यह है कि ट्रंप को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि टेलीप्रॉम्प्टर है। टेलीप्रॉम्प्टर के बारे में आप जानते होंगे, जो अभी मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, यह असल में डिस्प्ले स्क्रीन है। किसी भी देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या न्यूज एंकर तक, यानी हमारे जैसे लोग, सभी लोग अक्सर कैमरे पर धारा प्रवाह बोलने के लिए बगल में लगे इसी डिस्प्ले स्क्रीन की मदद लेते हैं। इस डिस्प्ले स्क्रीन पर भाषणों का कंटेंट या फिर न्यूज कंटेंट बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है। जिस टेलीप्रॉम्प्टर से मैं पढ़ रहा हूं, जिस कैमरा पे मैं पढ़ रहा हूं, उस पर भी टेलीप्रॉम्प्टर लगा है जिसे आराम से पढ़ा जा सकता है। ट्रंप भी अपनी रैलियों में धारा प्रवाह बोलने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर वर्ल्ड लीडर्स करते हैं। जो बाइडेन के लिए तो कहते हैं कि वो शायद बगैर उसके काम ही नहीं कर सकते हैं, वो उनका बेस्ट फ्रेंड है। आपने ट्रंप पर फायरिंग के तमाम वीडियो में इस टेलीप्रॉम्प्टर को ट्रंप के दाएं और बाएं ओर लगा हुआ देखा होगा। इसी से वो लुक देते हैं इधर और उधर। इससे जुड़ी रोचक जानकारी यह है कि ट्रंप ने शनिवार को घटना वाले दिन इसका इस्तेमाल ही नहीं किया। आमतौर पर वो ऐसा करते नहीं है, लेकिन उस दिन उन्होंने वहां मौजूद भीड़ से भी कहा कि वो आज टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखी हुई स्पीच नहीं देंगे, बल्कि लोगों से सीधा संवाद करेंगे। और तभी वो
जो बाइडेन के बारे में बात कर रहे थे, वीकेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कह रहे थे। कहा जा रहा है कि ट्रंप के इसी फैसले ने उनकी जान बचा ली, क्योंकि अगर वो टेलीप्रॉम्प्टर को देखकर बोल रहे होते तो उनका सीधा फोकस टेलीप्रॉम्प्टर पर होता, नंबर 1, और उनका सिर एक जगह पर स्थिर रहता। लेकिन ट्रंप यहां वहां देख रहे थे, पब्लिक से सीधा संवाद करने के लिए दाईं और बाईं ओर घूम रहे थे। इस चक्कर में उनका सिर भी लगातार मूव हो रहा था। कहा जा रहा है कि शायद इसी वजह से हमलावर का निशाना चूका और वो बच गए, क्योंकि जिस वक्त वो टिल्ट हुए उस वक्त वो अपने पीछे वाली पब्लिक को भी देख रहे थे। सुनिए ट्रंप ने टेलीप्रॉम्प्टर देखकर संवाद न करने की बात कैसे हमले से ठीक कुछ मिनट पहले कही थी। लेकिन यकीन मानिए, मैं ट्रंप से ज्यादा ट्रंप के जो वहां पर सपोर्टर्स हैं, जो उनकी रैली में आए थे, उनका फैन हो गया हूं। वहां पर जब गोली चलती है कोई भगदड़ नहीं मची, किसी ने पैनिक नहीं किया और सब एकदम एसओपी एक जैसे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सब शांति से नीचे बैठ गए। सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को पहले से अंदाजा था कि गोली चलेगी, इसीलिए उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर के इस्तेमाल से दूरी बनाई। नेताओं को जनता की सहानुभूति लेकर चुनाव में वोट हासिल करने की कला बखूबी आती है, और ट्रंप फायरिंग केस में तो बुलेट प्रूफ इत्तेफाक का कनेक्शन एक भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है। इस व्यक्ति का नाम ब्रेंगडन बिग्स है। उनका यह वीडियो 15 मार्च 2024 को YouTube पर अपलोड किया गया था। इन्होंने तब जो सपना देखा था, डोनाल्ड ट्रंप पर हमला भी करीब करीब वैसा ही हुआ। शूटर की एक गोली ट्रंप के कान को छूकर निकली, उनके कान से खून बह निकला, वो नीचे झुक गए। बाद में मुट्ठी भींचे हिम्मत और हौसले वाली ट्रंप की तस्वीर दुनिया में वायरल हुई। लेकिन सपने वाला ये इत्तेफाक अपने आप में अबूझ पहेली है। ट्रंप पर अटैक संदेह की नजरों से क्यों देखा जा रहा है, इसके पीछे वजह है, कई थ्योरीज हैं, कई सवाल हैं, भविष्यवाणी। यहां तक कि साल भर पहले फॉक्स न्यूज के पूर्व जर्नलिस्ट टकर कार्लसन की एक रिपोर्ट भी थी। उन्होंने 2023 में ही अंदेशा जताया था कि ट्रंप की हत्या की कोशिश हो सकती है। तब उन्होंने ट्रंप के बारे में एक इंटरव्यू में कहा था कि यदि आप किसी को घेरने के लिए उसकी आलोचना से शुरुआत करते हैं तो आप फिर विरोध करने तक जाते हैं, इसके बाद आप महाभियोग लगाने पर आ जाते हैं, और जब इनमें से कोई भी ट्रिक काम नहीं करती तब आगे क्या होता है, इसको देखने की जरूरत है। जाहिर तौर पर तब हम यानी अमेरिका ट्रंप की हत्या की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ट्रंप के बारे में कुछ ऐसा है जो उनके लिए इतना खतरनाक है कि वो उन्हें जीवित नहीं छोड़ सकते। टकर कार्लसन ने उस समय रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों की ओर वो कहकर इशारा किया था, लेकिन तब किया गया ये दावा आज ट्रंप पर अटैक के साथ सही साबित हुआ है। दिल्ली से उत्तराखंड तक आक्रोश है। उत्तराखंड और वहां मौजूद केदार घाटी इस वक्त साधु संतों के आक्रोश से उभर रही है, और वजह है उत्तराखंड से करीब 450 किलोमीटर दूर बन रहा है एक और केदारनाथ मंदिर। आपने 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल केदारनाथ धाम के बारे में जरूर सुना होगा, अक्सर आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, बहुत सारे लोग वहां गए भी होंगे। लेकिन अब बाबा केदारनाथ के मंदिर का एक और पता बनने वाला है, और वो है दिल्ली के बुराड़ी में। सही सुना आपने, दिल्ली में भी अब एक केदारनाथ मंदिर तैयार किया जा रहा है, जिसे लेकर उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों और साधु संतों में जबरदस्त नाराजगी है। और अब बात हिंदुओं की परंपराओं और मान्यताओं से आगे निकलकर सियासत तक पहुंच गई है। दरअसल दिल्ली के बुराड़ी इलाके में जो केदारनाथ मंदिर तैयार हो रहा है, उसके ट्रस्ट का नाम है श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर का शिलान्यास कुछ दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। सोचिए, अब उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहित और साधु संत बाबा केदारनाथ के नाम पर बनाए जा रहे एक और मंदिर को हिंदुओं की परंपरा से छेड़छाड़ बता रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि पूरे विवाद से श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने खुद को अलग कर लिया। उसका कहना है कि दिल्ली के केदारनाथ मंदिर से ना तो उसका कोई लेना देना है और ना ही राज्य सरकार का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तर्क है कि दिल्ली में मंदिर की सिर्फ प्रतिकृति तैयार हो रही है, बाबा का असली धाम उत्तराखंड में ही है और वहीं रहेगा, जबकि दिल्ली में इस मंदिर को तैयार करवा रहे श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट के अनुसार बुराड़ी में सिर्फ केदारनाथ मंदिर बन रहा है, धाम नहीं। यानी सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन केदारनाथ धाम से लेकर पूरी केदार घाटी तक लोगों में जबरदस्त गुस्सा है।
करके ले गए और वहाँ की परंपरा को जो भ्रष्ट छेड़खानी किया, वहाँ की परंपरा को अक्षुण्ण किया, उसको धामी जी को भुगतना पड़ेगा और हम इसको अच्छे से पटला विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री धामी जी जो है दिल्ली में जाकर के एक केदारनाथ मंदिर की शिला रखवा रहे हैं। अतः हम जो है पूरी केदार घाटी नहीं, पूरा देश इसका पुरजोर विरोध करता है। ये केदारनाथ की बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, धामी जी जवाब दें, ये समिति भंग होगी या दिल्ली का केदारनाथ ट्रस्ट समिति रहेगी? केदार धाम दिल्ली ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर दिल्ली में बनाया जा रहा है और गैर कानूनी रूप से भगवान केदारनाथ का वही स्वरूप और वही लिंग की स्थापना जो उन ट्रस्टियों द्वारा की जा रही है वो एकदम वैधानिक नहीं है। कुछ व्यक्तियों द्वारा केदारनाथ अथवा बद्रीनाथ के नाम पे ट्रस्ट अथवा संस्थाएं गठित करके श्रद्धालुओं से दान चंदा एकत्र किया जा रहा है। इसी प्रकार से जैसे व्यावसायिक लाभ के लिए भी कतिपय लोग केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी का मंदिर का फोटो, वीडियो इत्यादि उपयोग में लाते हैं। उसके लिए हम सभी मामलों का हम परीक्षण करा रहे हैं और जो भी निहित प्रावधान होंगे कानून के, उनके तहत हम इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो ये अंगड़ाई है, तो ये अंगड़ाई है। यही केदारनाथ धाम पहले इंदौर में काफ़ी सालों से बना हुआ है और बद्रीनाथ धाम पहले बॉम्बे में बना हुआ है और ऐसे ही वैष्णो देवी मंदिर पूरे देश में बने हुए हैं और साईं बाबा के मंदिर, खाटू श्याम के मंदिर, सारे धाम और मंदिर बहुत जगह बने हुए हैं। केदारनाथ धाम जो कि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर जो कि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे। अब हम आपको उस लोकेशन पर लेकर चलते हैं जहां बाबा केदारनाथ के नाम पर यह मंदिर तैयार किया जा रहा है और उसका शिलान्यास भी हो चुका है। जिस केदारनाथ मंदिर को लेकर दिल्ली से उत्तराखंड तक धर्म युद्ध छिड़ा है वो बुराड़ी के हिरनकी में। इसका निर्माण श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी की ओर से करवाया जा रहा है, जिसके फाउंडर सुरेंद्र राउतेला है। दावा है कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर करीब 3 एकड़ जमीन पर तैयार होगा और 10 जुलाई यानी 5 दिन पहले ही इस मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ है। इसका शिलान्यास खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। मंदिर तैयार करने वाले लोगों का तर्क यह भी है कि केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीने बंद रहते हैं, इसीलिए भक्तों को उन दिनों में भी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। दिल्ली के बुराड़ी इलाके के हिरनकी गांव में केदारनाथ मंदिर बनाया जा रहा है। पिछले बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर भूमि पूजन किया था और इस मंदिर के निर्माण को शुरू किया गया था। केदारनाथ घाटी में इसको लेकर के विरोध शुरू हो गया था। वहां पर जो पुजारी हैं उन लोगों ने विरोध किया, पंडितों पुरोहितों ने किया, धर्मावलंबियों ने किया, लेकिन उसके बाद लोगों का कहना था कि केदारनाथ धाम से जुड़ी करोड़ों लोगों की आस्था है यहाँ पर और ऐसे में केदारनाथ का मंदिर कहीं और नहीं बनाया जा सकता है, तीर्थ की मर्यादा के खिलाफ है। जो केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी के दिल्ली के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला, उन्होंने भी कहा है कि यहाँ कोई केदारनाथ धाम नहीं बन रहा बल्कि मंदिर बन रहा है और ये भी साफ किया है कि ट्रस्ट इस मंदिर का निर्माण करवा रहा है। उत्तराखंड सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। केदारनाथ धाम और वहाँ से जुड़े भक्तों की आस्था का सम्मान करने की भी बात कही जा रही है। ये विरोध गलत है। यहाँ केदारनाथ जी का मंदिर बन रहा है और केदारनाथ की भगवान की प्रेरणा से ही बन रहा है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं कि मंदिर बना सकता है या धाम बना सकता है, उनकी प्रेरणा से मंदिर बन रहा है। और जो केदारनाथ धाम है जो उत्तराखंड में है, 4 धामों में से एक धाम है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, उसकी मान्यता वैसी ही है जैसी आज है। केदारनाथ बनने से उसकी मान्यता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो एक चुनावी स्टंट बनाया गया है। वहाँ उत्तराखंड में केदारनाथ जो विधानसभा है, वहाँ की जो विधायिका थी उनकी डेथ हो गई थी
अभी 2-3 दिन पहले ही, और उसके चक्कर में ये मुद्दा बनाया जा रहा है उसको। आज हमने केदारनाथ धाम पर भी आस्था की आध्यात्मिक रिपोर्ट तैयार की है। उत्तराखंड का केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बाबा केदार का दरबार उत्तराखंड के 4 धामों में भी शामिल है। पुराणों में भी लिखा है, हिमालय तू केदारम। कहा जाता है कि बाबा का वास हिमालय में होता है। केदारनाथ धाम शीत ऋतु में 6 महीने बंद रहता है। वैसे इस वक्त यात्रा चल रही है और इस केदारनाथ धाम को आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में बनवाया था, ऐसी भी मान्यता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बाबा केदारनाथ के प्रति श्रद्धालुओं में जो आस्था बढ़ी है वो भी हैरान करने वाली है। ये नंबर्स देखिए आप। वर्ष 2018 में केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 7 लाख के ऊपर थी, लेकिन अगले वर्ष 2019 में 10 लाख भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए। इसके बाद कोरोना काल आया और फिर 2022 में हालात सामान्य हुए तो फिर से भक्तों का सैलाब 15 लाख के ऊपर। 2023 यानी पिछले वर्ष 19,61,000 लोगों ने बाबा केदार के दरबार में जाकर दर्शन किए और इस बार शुरू के 2 महीने में ही आंकड़ा 10 लाख से ज्यादा हो चुका है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद भी नए केदारनाथ मंदिर को लेकर नाराज हैं। उनका कहना है कि केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक है और उनके नाम पर दूसरा मंदिर नहीं होना चाहिए। देखिए, प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है। बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है। केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? जब बात धर्मस्थल के विवाद की चली है तो थोड़ी फिक्र भोजशाला विवाद की भी कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला को लेकर आज इंदौर हाई कोर्ट में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। तकरीबन 2000 पन्नों की इस रिपोर्ट पर अब 22 जुलाई को सुनवाई होगी। अदालत के आदेश पर 98 दिनों तक भोजशाला में एएसआई का सर्वे हुआ। सर्वे का मकसद यह पता करना था कि धार भोजशाला में मां सरस्वती का मंदिर है या कमाल मौलाना मस्जिद। लेकिन एएसआई की रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है उसे हिंदू पक्ष अपनी जीत बता रहा है। हमारे पास ये पूरी रिपोर्ट है और रिपोर्ट के आधार पर ये एक्सक्लूसिव जानकारी है कि भोजशाला में हिंदू मंदिर और देवी देवताओं के पुख्ता सबूत मिले हैं। बाघ देवी की खंडित मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण, जटाधारी भोलेनाथ, पवन पुत्र हनुमान, भगवान शिव की मूर्तियां मिली हैं। इनके अलावा ब्रह्मा, गणेश जी, माता पार्वती और भैरवनाथ की मूर्ति मिली है। सर्वे रिपोर्ट में मां सरस्वती की प्रतिमा का भी जिक्र है। इनके अलावा मां महिषासुर मर्दनी का स्वरूप, शंख, चक्र, गदा के चिन्ह, स्वास्तिक, त्रिशूल के चिन्ह और सनातन आकृतियों वाले पत्थर मिले। धार भोजशाला में जो खंबे मौजूद हैं वो कितने साल पुराने हैं और कितने पत्थरों का उपयोग करके इसका निर्माण करवाया गया है, इसका भी जिक्र एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में किया गया है। अगर हम नंबरों के हिसाब से देखें तो भोजशाला में 37 देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, 1700 से ज्यादा अवशेष मिले हैं। हिंदुओं के 94 प्रतीक चिन्हों का जिक्र है। सर्वे के दौरान 194 स्तंभों की फोटो ली गई। 11 मार्च को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने सर्वे का आदेश दिया था। यह आदेश धार भोजशाला के 500 मीटर के दायरे में वैज्ञानिक सर्वे के लिए था। 22 मार्च से 27 जून तक एएसआई ने भोजशाला में सर्वे किया, खुदाई की, फोटोग्राफी की और वीडियोग्राफी भी हुई। पहले 4 जुलाई को हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश होनी थी, लेकिन बाद में 10 दिन का वक्त और दिया गया। अब आगे की सुनवाई इसी रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर होगी। जो ज्ञानव्यापी है वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं है। जो ज्ञानव्यापी मस्जिद कहा जाता है वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं है। पर जहाँ तक भोजशाला का सवाल है, भोजशाला का जो पूरा परिसर है वो एएसआई ने अपने दायरे में लिया हुआ है, अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में स्वयं लिखा हुआ है कि यहाँ पे एएसआई एक्ट अगर लागू होता है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। समाज का पूर्ण आधिपत्य भोजशाला पर हो, वहां पर नमाज बंद हो। मां वाग देवी की प्रतिमा लंदन से लाकर गर्भगृह में स्थापित की जाए। 24 घंटे 365 दिन हिंदू समाज को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रतिबंध के वहां पूजा अर्चना का अधिकार मिले। ये सारे रास्ते साफ होंगे इस रिपोर्ट से।
और सर्वे में जो साक्ष्य निकले हैं तो निश्चित ही हिंदू समाज का उत्साह में है और निश्चित ये हाई कोर्ट साक्ष्यों के आधार पर निर्णय करता है या भोजशाला के दर्शन करके भी निर्णय करता है तो मंदिर है। और फिक्र आपकी में अब एक प्योर पॉलिटिकल मुलाकात की खबर बताते हैं जिसमें आज तो सिर्फ सूचना है लेकिन कल एक्शन आने वाले कुछ दिनों में दिख सकता है। दरअसल अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हैं, उससे पहले नेता नए नए ठिकानों की तलाश में लग गए हैं। एनसीपी अजीत गुट के नेता छगन भुजबल आज एनसीपी पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार से मिले। भुजबल सुबह 10:21 पर शरद पवार के घर पहुंचे। यहां दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। एनसीपी में विभाजन के बाद यह पहली बार था जब शरद पवार और भुजबल की बैठक हुई। खास बात यह है कि भुजबल ने प्रफुल्ल पटेल के अलावा किसी और को शरद पवार से मुलाकात की जानकारी नहीं दी है। इस मुलाकात के बाद छगन भुजबल ने दावा किया कि वो मराठा ओबीसी आरक्षण विवाद के सिलसिले में शरद पवार से मिलने गए थे। ये दावा है, लेकिन अंदर बंद कमरे में दोनों नेताओं में क्या क्या बातचीत हुई ये किसी को नहीं पता है। ऐसे में इस मुलाकात के बाद दो बड़े सवाल कि अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले छगन भुजबल शरद पवार के साथ जा सकते हैं। अगर शरद पवार के साथ जा सकते हैं तो उन्होंने 24 घंटे पहले ही शरद पवार पर जुबानी फायरिंग क्यों की थी। राजनीति के पंडित ये समझने की कोशिश में कि इस मुलाकात में सिर्फ आरक्षण पर चर्चा हुई या आगे के लिए कोई चुनावी खिचड़ी भी पक रही है। मैंने उनसे कहा कि आप राज्य के बुजुर्ग, सर्वश्रेष्ठ बुजुर्ग नेता है। ओबीसी को आरक्षण देने में आपने पहल की थी जब आप मुख्यमंत्री थे। अब ये सारे सवाल खड़े हुए हैं तो आपको जो है इसमें अगुवापन लेना चाहिए और ये कैसे शांत होगा राज्य ये देखना चाहिए। हम कल जाने वाले थे, मैं जाने वाला था, जयंत पाटिल जाने वाले थे, शेखा पक्ष के जयंत पाटिल जाने वाले थे। हमको सबको बुलाया गया है कि तुम मत आओ, मेरी तबीयत खराब है। और तबीयत खराब होने के बावजूद वह जब भुजबल साहब में मिलते हैं तो भुजबल साहब का कद भी आप पहचान लीजिए। समाज और महाराष्ट्र में एकोपा रहना चाहिए। इसके लिए सत्ता पक्ष की तरफ से एक समझदारी का काम, समझबूझ वाला कदम उठाया गया। सरकारी पक्ष के एक मंत्री स्वयं विपक्ष के बड़े नेता को मिलने गए। ये समझबूझ है, ये समझदारी है। जिनको लगता है ये समझदारी दुर्बलता है वो लोग मूर्ख हैं। छगन भुजबल की गिनती कभी शरद पवार के करीबियों में होती थी। अजीत पवार की अगुवाई में हुई बगावत के बाद वो एनसीपी के अजीत पवार गुट में शामिल हो गए हैं। ऐसे में उनकी इस मुलाकात को अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है। खुद भुजबल का दावा है कि मुलाकात सिर्फ मराठा आरक्षण के मुद्दे पर थी। फिक्र आपकी में अब वो खबर जो आपको चौंकाएगी, डराएगी और हैरान भी करेगी। एक फिल्म आई थी, डरना जरूरी है। अब एक खबर आई है, हंसना जरूरी है। अगर आप नहीं हंसे तो समझ लीजिए कि फंस गए। ये मजाक नहीं बल्कि हकीकत है। इस दुनिया में एक ऐसा देश है जहां हंसने के लिए कानून बनाना पड़ गया। हम बात जापान की कर रहे हैं जहां लोगों को हंसना सिखाने के लिए सरकार को यह कदम उठाना पड़ गया है। सवाल है कि जापान में आखिर ऐसा क्यों हुआ कि वहां हंसने के लिए कानून बनाना पड़ गया। क्या जापान के लोग हंसना भूल गए हैं? इस सवाल का जवाब जानने के पहले जापान सरकार के इस आदेश को समझना जरूरी है। जापान के यामागाटा प्रांत में नागरिकों के लिए हंसना अनिवार्य कर दिया गया है। कानून के मुताबिक यहां रहने वाले लोगों को दिन में कम से कम एक बार हंसना होगा। ये जरूरी है उनके लिए। जापान के यामागाटा प्रांत में बाकायदा रिसर्च करवाकर कानून पारित किया गया है। इसके अलावा तमाम कंपनियों को आदेश दिया गया है कि दफ्तर में ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें हंसी और खुशी हो। अब आप सोच रहे होंगे कि भला जापान जैसे देश में सरकार किसी इंसान के हंसने, रोने या फिर उसकी निजी जिंदगी को लेकर फैसला कैसे ले सकती है? आखिर इसके पीछे की एक वजह है। जापान में ऐसी नौबत क्यों आ गई है कि हंसने के लिए कानून बनाना पड़ा? सरकार का मानना है कि शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए हंसना जरूरी है। इस कानून का मकसद लोगों को डिप्रेशन से बचाना है। दरअसल यामागाटा यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पता चला है कि हंसने से हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। रिसर्च बताती है कि इससे लोगों की उम्र बढ़ती है। 2020 में 40 साल तक के 17,152 छात्रों पर की गई रिसर्च के आधार पर यह नतीजा निकाला गया। रिसर्च के दौरान यह पता चला है कि जो लोग ज्यादा नहीं हंसते हैं या उनकी हंसने की प्रवृत्ति कम होती है, उनमें हृदय रोग होने और कम उम्र में मरने की आशंका बढ़ जाती है। बड़ी हैरानी की बात यह है कि जापान में सबसे ज्यादा उम्र दराज लोग मौजूद हैं और वहां पर लंबी उम्र के लिए हंसना जरूरी है। यानी हंसी का सीधे सीधे आपकी जिंदगी, सेहत, जिंदगी और मौत से कनेक्शन है। जापान ये कानून बनाने के लिए इसलिए मजबूर हुआ क्योंकि वहां
कि वर्क कल्चर ने लोगों पर बोझ इतना बढ़ा दिया है, उनकी जिंदगी से खुशी दूर होती जा रही है। ये बात सच है। जापान में सब लोग सिंगल रहना पसंद करते हैं, शादी करना नहीं पसंद करते, ऐसी रिपोर्ट आ चुकी है। जापान में लोग काम करते करते मशीन बन जाते हैं। 2022 के डेटा के मुताबिक जापान में सबसे ज्यादा 3,86,000 मौत कैंसर से हुई, जबकि 2,33,000 लोगों की जान हार्ट अटैक से चली गई। 2016 में सरकार के सर्वे के मुताबिक जापान में 1/4 कंपनियां कर्मचारियों से हर महीने 80 घंटे अतिरिक्त काम लेती हैं, जिसके पैसे भी नहीं मिलते। जापान में एक शब्द कारोशी प्रचलित है, जिसका मतलब है ओवरवर्क, यानी ज्यादा काम करने से मौत। जब अत्यधिक दबाव और तनाव से कर्मचारियों की मौत होने लगी, तभी 1970 में कारोशी शब्द की उत्पत्ति हुई। यामागाटा यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी बताती है कि वर्कलोड लोगों की जिंदगी के लिए यमदूत बन चुका है। यह दीमक की तरह लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है और इंसान को पता भी नहीं चलता है। हंसने वाले कानून को लेकर दुनिया भर में बहस छिड़ गई है। इसके दो पक्ष हैं, एक जो इस कानून के साथ है और दूसरा जिसकी दलील यह है कि हंसना या ना हंसना मौलिक मानवाधिकार है, व्यक्तिगत निर्णय है और इसके लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। वैसे कानून में यह साफ किया गया है कि रोजाना हंसने में असमर्थ लोगों के लिए किसी दंड का प्रावधान नहीं है। इसका उद्देश्य हंसी को अनिवार्य करने के बजाय हंसी के स्वास्थ्य लाभ की समझ को बढ़ावा देना है। बात सही भी है, क्योंकि ये कोई कैसे और कहां तक चेक करेगा कि एक व्यक्ति दिन में कम से कम एक बार हंसा या नहीं। हालांकि ओवरवर्क सबसे ज्यादा चीन में है, लेकिन चीन में तो ऐसे सर्वे पर भी पाबंदी होगी।